नमस्कार, मैं निकिता शेरावत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे देश में आए मेजर क्रिमिनल रिफॉर्म्स के बारे में। आपने देखा होगा हमारे देश में आजकल एक डीकोलोनाइजेशन का एक दौर सा चल रहा है। चाहे वो कॉलोनियल टाइम का आर्किटेक्चर हो, उनके द्वारा लिखा गया इतिहास हो या उनके द्वारा बनाए गए कानून, सबको बदलने का एक लहर सी चल रही है। हमारे देश में जो अभी क्रिमिनल लॉ लागू होते हैं वो लगभग 200 साल पुराने हैं। तब से अब तक कुछ भी सेम नहीं रहा है। अपराध करने के तरीके से लेके उसको करने के माध्यम तक सब कुछ बदल चुका है। हमारे कानूनों में लिखे गए फाइन की अब कोई रेलिवेंसी नहीं रह गई है। 21वीं सदी में उन फाइन्स की अमाउंट कोई मायने नहीं रखती है। यही सब ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने इन लॉज को पूरी तरह से रिफॉर्म करने का एक बड़ा कदम उठाया है। अभी बात करते हैं कि हमारे देश में जो वर्तमान क्रिमिनल कानून है वो किस तरह से काम करते हैं। तो वर्तमान समय में हमारे देश में 3 मेजर क्रिमिनल लॉज हैं, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट शामिल। आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जो कि क्राइम को डिफाइन करता है, साथ ही साथ उसकी पनिशमेंट की व्याख्या करता है। मतलब किसी क्राइम में कौन सी पनिशमेंट मिलेगी, ये आईपीसी डिफाइन करता है। साथ ही बात करते हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी में दिया गया है कि जो सजा आईपीसी में डिफाइन है उसको किस तरह से प्रोसीड किया जाएगा, किस तरह से एफआईआर फाइल होगी, किस तरह से उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, अरेस्ट का प्रोसीजर क्या है, बेल किस तरह से ग्रांट की जाएगी, उसको रिजेक्ट करने के ग्राउंड्स क्या होंगे, ये सब सीआरपीसी में दिया गया है। एविडेंस एक्ट की बात करते हैं। एविडेंस एक्ट डील करता है कि हमारे देश में कितने तरह के एविडेंसेस ऐसी हैं जिनको कोर्ट एडमिसिबल मानेगा, या कौन से एविडेंसेस ऐसी हैं जिनको कोर्ट रिजेक्ट कर देगा या अनएडमिसिबल मानेगा। साथ ही साथ एक्सपर्ट ओपिनियन का क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी एविडेंस एक्ट ही डील करता है। इस सब को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी एक इंसान का मृत शरीर पाया गया है। अब ये डिफाइन करना कि वो मर्डर है या नहीं, ये आईपीसी का काम है। और अगर मर्डर है तो उसकी कितनी सजा होगी, ये भी आईपीसी में ही दिया गया है। लेकिन उस अपराधी को किस तरह से कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस उसे किस तरह से अरेस्ट करेगी, पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेगी, कितने दिन में चार्जशीट फाइल करनी होगी, ये सब टीम करता है सीआरपीसी। अब वो अपराधी अपनी तरफ से और दूसरा पक्ष अपनी तरफ से जो साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, उनकी एडमिसिबिलिटी, वो केस कोर्ट में किस तरह से प्रस्तुत किए जाएंगे, ये सब डील करता है एविडेंस। ये तो बात हो गई कि प्रेजेंट में हमारे क्रिमिनल रिफॉर्म्स किस तरह से काम करते हैं। अब बात करते हैं कि जो नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं उनको लाने का उद्देश्य क्या है, उनको लाने की जरूरत क्या पड़ी, क्या उनको लाने के बाद जो प्रेजेंट हमारे लॉ में लूप होल्स हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व हो जाएंगी। आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इन नए लॉ को लाने का उद्देश्य क्या है। जो हमारे प्रेजेंट लॉ है वो कॉलोनियल टाइप के बने हुए हैं, यानी कि एक रूलर ने अपनी प्रजा को गाइड करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए वो लॉ बनाए हैं, उन्हें जस्टिस दिलाने के लिए नहीं। उसमें स्लेवरी माइंडसेट साफ दिखता है, वो बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव नेचर के हैं। वहीं जो हमारे नए कानून आ रहे हैं वे प्राथमिकता देते हैं कि किस तरह से भारतीय कानून व्यवस्था को और आसान बनाया जाए, चाहे वो विक्टिम के लिए हो या अपराधी के लिए। विक्टिम को किस तरह से फेयर कॉम्पेंसेशन दिया जाए या अपराधी को किस तरह से फेयर ट्रायल दिया जाए। अगर आसान भाषा में समझे तो हमारे कानून एक पनिशमेंट गिवर की तरफ से एक जस्टिस प्रोवाइडर की तरफ बढ़ने का बड़ा कदम। अब बात करते हैं कि इनमें मेजर चेंजेस क्या क्या आए। तो आईपीसी को बदल कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता, यानी कि जो पहले आईपीसी थी उसमें थे 511 सेक्शंस। नए वाले लॉ में है 356 सेक्शंस। इसमें 175 टोटल सेक्शंस को मॉडिफाई किया गया है, 22 सेक्शंस को हटाया गया है, वही 8 नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जो 22 सेक्शंस को हटाया गया है उसमें जो मेजर सेक्शंस हैं वो है सेक्शन 124A यानी कि सेडिशन, सेक्शन 309 यानी कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, सेक्शन 497 यानी कि अडल्ट्री। इन लॉज को पूरी तरह से हटा दिया गया है। साथ ही जो नए सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनको ये ध्यान में रखते हुए इंट्रोड्यूस किया गया है कि हमारी वर्तमान समय में अपराध करने की प्रवृत्ति क्या है
और वो किस माध्यम से अपराधी उस अपराध को अंजाम देते हैं, वर्तमान समय में उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए इन नए सेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें मेजर सेक्शंस हैं गैंग रेप, 18 साल से कम उम्र की महिलाओं के साथ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट, पुशिंग पीपल लीग, स्नैचिंग, साइबर क्राइम्स। इन सभी अपराधों को नया प्रारूप देकर इंट्रोड्यूस किया गया। ये तो बात हो गई आईपीसी की। अब समझते हैं सीआरपीसी में क्या बदलाव किए गए हैं। सीआरपीसी का नाम बदलकर कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जहां पहले सीआरपीसी में 484 सेक्शन शामिल थे, वहीं नए लॉ में 533 सेक्शन शामिल हैं। इसमें 9 नए सेक्शंस को जोड़ा गया है, वहीं 10 सेक्शंस में बदलाव किए गए हैं। उसमें मुख्य बदलाव कुछ इस प्रकार हैं। अगर एविडेंस एक्ट की बात करें तो उसका नाम बदलकर कर दिया गया है भारतीय साक्ष्य बिल। जहां एविडेंस एक्ट में टोटल 167 सेक्शंस हैं, वहीं नए एक्ट में 170 सेक्शंस हैं, जिसमें मुख्य बदलाव कुछ इस प्रकार हैं। तो ये तो हमने देखा कि किस तरह से पुरानी और नए सेक्शन नए लॉ में बदलाव किए गए हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं। अब बात करते हैं कि ये जो नए लॉ लाए गए हैं ये कितने सकारात्मक और कितने नकारात्मक प्रभावों को लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सकारात्मक प्रभावों की। तो हमने जब पुराने लॉ डिस्कस किए, आईपीसी, सीआरपीसी, इनमें से कोई भी लॉ जेंडर न्यूट्रल नहीं है, कोई भी लॉ जेंडर न्यूट्रलिटी की बात नहीं करता। वहीं ये नए कानून जेंडर न्यूट्रलिटी को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। जब जेंडर न्यूट्रलिटी की बात की जाती है तो जनरली 2 पक्षों की बात होती है, एक पीड़ित पक्ष, एक अपराधी पक्ष। पीड़ित पक्ष वो होता है जो विक्टिम होता है, जो अपराध जिस पे किया गया होता है। अगर हम इस पक्ष की बात करें तो ये अभी भी जेंडर न्यूट्रल नहीं हुए, लेकिन वही अपराधी पक्ष की बात करें तो हाँ, ये कानून पूरी तरह से जेंडर न्यूट्रल कर दिए गए हैं। इसको एक उदाहरण से समझ, मान लीजिए किसी महिला पे मॉलेस्टेशन किया या उसकी डिग्निटी को हार्म किया। हमारे जो प्रेजेंट के कानून हैं वो ये नहीं कहते कि उस महिला को अपराधी घोषित किया जा सकता है, क्योंकि हमारे कानून जेंडर न्यूट्रल नहीं है। वहीं नए कानून में सिर्फ पुरुष को ही नहीं, महिला को भी अपराधी घोषित किया जा सकता है। ये एक बहुत ही सकारात्मक पहलू है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो ये नए कानून तारीख पे तारीख वाली इस प्रथा को खत्म करने की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। यानी कि इसमें कोर्ट को एक सीमा निर्धारित करके दी गई है कि 3 साल के अंदर आपको केस पोस्ट करना होगा, यानी कि केस का जजमेंट सुनाना होगा। वहीं अगर बात करें तो पुलिस को भी एक समय सीमा निर्धारित करके दे दी गई है, यानी कि पुलिस को 180 दिन के अंदर ही चार्जशीट फाइल करनी होगी। अगर प्रेजेंट समय की बात करें तो पुलिस कई महीनों का समय ले लेती है एक चार्जशीट फाइल करने में, महीने ही नहीं कभी कभी साल भी लग जाते हैं। तो इस प्रथा को भी ये कानून पूरी तरह से समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। वहीं बात करें तो इसमें कुछ नए कानूनों को जोड़ा गया है, जैसे आर्म्ड रेबेलियन, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑफेंसेस। इन नए कानूनों को एक नए प्रारूप में इन कानूनों में जोड़ा गया है। एक बहुत ही सकारात्मक पहलू जो ये नए कानून लेकर आ रहे हैं वो ये है कि जो पेटी ऑफेंसेस होते हैं, यानी कि मामूली अपराध, छोटी मोटी चोरी या छोटा अपराध, उसमें इन्होंने कम्युनिटी सर्विस को एज अ पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया है। ये मेरे ओपिनियन में एक बहुत ही अच्छा पहलू है कि आप एक रिफॉर्मेटिव सोच की तरफ बढ़ रहे हैं। एक रिफॉर्मेटिव सोच को लेके आप अपने क्रिमिनल लॉज को डील कर रहे हैं, और ये एक डेवलप्ड कंट्री निशानी में है। वहीं अगर हम सेडिशन की बात करते हैं तो जनरली धारणा यह है कि सेडिशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। सेडिशन जो हमारे अभी के कानूनों में दिया गया है वो कॉलोनियल माइंडसेट से दिया गया है, उसी का प्रारूप बदलकर उसी को एक नए ढांचे में डालकर इन नए कानूनों में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो हमने बात की सकारात्मक पहलुओं की, आइए अब समझते हैं इन कानूनों के नकारात्मक पहलू। जो सबसे बड़ा इल्जाम इन कानूनों पे लग रहा है वो है इनके नाम को लेकर, यानी कि इनके नाम के तहत नॉन हिंदी स्पीकिंग सेक्शंस पे हिंदी को थोपा जा रहा है, ऐसा इन पे इल्जाम है। जिसके उत्तर में ये कहा जा सकता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके नामों को हिंदी से नहीं बल्कि संस्कृत से लिया गया है, और उनके अंदर का जो कंटेंट है वो पूरी तरह से इंग्लिश में ही है।
तो ये कहना पूरी तरह से गलत होगा कि नॉन हिंदी स्पीकिंग सेक्शन पर हिंदी को थोपा जा रहा है। दूसरा जो बड़ा सवाल इन कानूनों पे उठ रहा है वो ये है कि क्या इतने बड़े लेवल पे रिफॉर्म्स जरूरी थे, अमेंडमेंट करके काम नहीं चलाया जा सकता था? तो हमें ये समझना जरूरी है कि अमेंडमेंट किसी भी कानून को मॉडिफाई कर सकता है, उसका पनिशमेंट की ड्यूरेशन चेंज कर सकता है, पर उसके प्रारूप को नहीं बदल सकता, उसके प्रिंसिपल को चेंज नहीं कर सकता। उसके लिए हमें इन रिफॉर्म्स की जरूरत थी। ये मच अवेटेड रिफॉर्म्स थी और इनको हमें पूरी तरह से वेलकम करना चाहिए। तो हमने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को देख, आइए अब निष्कर्ष की बात करते हैं। अगर कंक्लूजन की हम बात करें तो मेरे ख्याल से ये कानून बहुत ही अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड किए गए हैं, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज ये इनकी प्रेजेंटेशन है। साथ में ये डिजिटलाइजेशन को भी पूरी तरह से शामिल करते हैं, यानी कि उस पहलू को पूरी तरह से मेन स्ट्रीम में जोड़ते हैं। फॉरेंसिक टीम को इन्वेस्टिगेशन में शामिल करने की बात की गई है, जो कि वर्तमान स्थिति में एक मच नीडेड स्टेप था और ये इन कानूनों में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से ऑल डायमेंशंस को कवर करते हुए एक बहुत ही प्यारे तरीके से रिफॉर्म्स प्रेजेंट किए। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या ये रिफॉर्म्स बहुत कुछ बदलाव ना पाएंगे? हमारी जो सोसाइटी है उसको, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें जो लूपहोल्स हैं, क्या उनको पूरी तरह से भर पाएंगे? कुछ जवाब है नहीं। सिर्फ कानूनी रिफॉर्म से कुछ नहीं होगा। अगर हमें जमीनी लेवल पर कुछ चेंज करना है तो हमें चाहिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ताकि इन लॉज को सिर्फ पेपर्स पे नहीं, ग्राउंड लेवल पे भी इम्प्लीमेंट किया जा सके।